सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो को इतना लाइक किया, इतना एप्रिशिएट किया और मैं आशा करता हूँ कि आप फ्यूचर में भी इसी तरह से मेरे सारे वीडियोज़ को लाइक करेंगे अगर आपको अच्छा लगता है तो। जैसा कि मैंने बताया कि ये चैनल स्पेसिफिकली बैंकिंग और फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए है जो कि म्यूचुअल फंड NISM 5A एग्जामिनेशंस के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इस चैनल का उद्देश्य मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस चैनल का उद्देश्य एकमात्र है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को जो फिनांस की कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनको बहुत आसान शब्दों में समझा जाए। तो इसी की शुरुआत करते हुए मैंने पहला वीडियो डाला था जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। मैंने जैसे आपको वादा किया था, जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि मैं सेकंड वीडियो भी लाऊंगा बहुत ही जल्द। हालांकि मुझे थोड़ी देर हो गई है बट यस, आज का जो वीडियो है स्पेशली टॉप 30 क्वेश्चंस को समझने के लिए है, उनके क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। और ये पूरा का पूरा वीडियो जो है हिंदी में होगा, कुछ वर्ड्स जरूर इंग्लिश में होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसान शब्दों में ये बताया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको मेरे अब अगले स्लाइड्स में ही बताया कि ये जो एग्जामिनेशन है इसमें कुछ बातों का आपको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए। तो आपको कुछ बुनियादी चीज़ों का मैं आज डिस्कशन करता हूँ जिसमें आपको ये कुछ 5 टॉप चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। अब वो चीज़ें क्या है एज अ स्टूडेंट, एज अ एग्जाम जो देने जा रहे हैं बच्चे या स्टूडेंट्स हो या प्रोफेशनल्स हो, कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा मैंने देखा है कि बहुत ही सारे लोग मुझे बताते हैं, मुझे कमेंट करते हैं कि हाँ सर, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था लेकिन मैं उसके बावजूद भी फेल हो गया या हो गई। तो इसी के लिए मैंने ये 5 मुख्य चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। अब वो क्या 5 चीजें हैं, लिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है कि हाँ, ये एक जो एग्जाम है ये भी एक तरह का अ, परीक्षा है, कोई एग्जामिनेशन है, तो इसमें भी सिलेबस होता है। तो सिलेबस किस किस चीजों के लिए बना होता है या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के चैप्टर्स होते हैं, इसको समझने के लिए। दूसरी चीज जो आपको जाननी चाहिए वो है आपका प्रैक्टिस सैंपल क्वेश्चंस। सैंपल क्वेश्चंस जैसे कि आपको मैं आज दिखाऊंगा कि बहुत सारे सैंपल क्वेश्चंस इस तरह के, ताकि आपको किस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आपको समझना चाहिए। तीसरी जो चीज है वो है आपको अपडेटेड होना चाहिए रेगुलेटरी चेंजेस। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो कैपिटल मार्केट के जो सारी चीजें होती है वो सेबी कंट्रोल करता है। सेबी क्या कर रहा है इंडस्ट्री में, क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो ये आप जान लीजिए, आप बैंकिंग फाइनेंस में जा रहे हैं, बैंकिंग प्रोफेशनल हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज में जा रहे हैं या इस चीज़ों को लेकर के डील करना चाहते हैं, कस्टमर रिलेटेड मैटर आपकी होगी, आप चीज़ों को सेल करेंगे, उनका ऑपरेशंस करेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो आपको रेगुलेटरी मतलब ये जो जिनकी चीज़ों को आप अगर नहीं समझते हैं तो हो सकता है जाने अनजाने में गलती हो जाए। तो आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी आपको समझना चाहिए कि हाँ क्या चीज़ें हैं। जो फोर्थ चीज़ है वो आपको की कॉन्सेप्ट। देखिए, कोई चीज़ बिना कॉन्सेप्ट को समझे आप अगर आगे बढ़ते हैं, आप हवा में तीर चलाएंगे तो बिल्कुल उसका ये हो सकता है सर कि आपको लगेगा या ना लगेगा। तो आपको की कॉन्सेप्ट का भी आपको जानकारी होना चाहिए। आने वाले वीडियोस में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कराऊंगा। और पांचवी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए, एग्जाम्स 2 आवर्स का है, तो आपको इसके 100 क्वेश्चंस होंगे, तो 100 क्वेश्चंस को आप कैसे अपीयर करेंगे, उसमें अगर ज़्यादा टाइम देते हैं किसी सब प्रश्न को लेकर के उसके आंसर्स को हल करने के लिए, तो आपके हो सकता है जाने अनजाने में काफ़ी सारे प्रश्न या आंसर्स छूट जाएं। तो हो सकता है आपके न चाहते हुए भी आपका टाइम लैप्स हो जाए, तो टाइम को भी आपको बहुत मेंटेन करके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि आपका हमारा करिकुलम पैटर्न क्या है NISM 5 एग्जामिनेशन का। कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ 12 करिकुलम्स हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं को लेकर के होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MCQs बोलते हैं। मैं आपको बार बार ये बताऊंगा, मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, फिर से एक बार दोबारा बता रहा हूँ। ऑफिशियल NISM स्टडी मटेरियल बिल्कुल पढ़िए।
आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके वेबसाइट में जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके उसमें सारी की सारी चीज़ें जो होती है अपडेटेड होती हैं। अब दूसरे के पीछे पड़े रहेंगे, यहाँ यहाँ देख लो, इधर देख लो, उससे मांग लो, ये बता दो, सीनियर जूनियर का चक्कर में पड़ेंगे तो आपको बिल्कुल नुकसान होगा। मैं आपको बोलूंगा कि ऑफिशियल एनआईएसएम का वेबसाइट उसमें जाकर के आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखिए। तो ये कुछ कवरेज है जो करिकुलम में आते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप हो गया, कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड, लीगल स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड इन इंडिया, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फंड डिस्ट्रीब्यूशन या चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, नेट एसेट वैल्यू या टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या होते हैं इसको रिलेटेड आता है, टैक्सेशन रिलेटेड। देखिए कैपिटल मार्केट है, आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं इसमें, इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको टैक्स भी बचाने होते हैं, तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। क्या क्या इन्वेस्टर सर्विसेज हैं, रिस्क या रिटर्न परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स क्या क्या होती हैं, या म्यूचुअल फंड के जो डिफरेंट स्कीम्स होते हैं उसके परफॉर्मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम के सिलेक्शंस कैसे होते हैं, इसको रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब लेट बिना किए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेशंस में। तो देखिए मैं आपको पहले ही बताऊंगा कि ये जो आपको मैं जो क्वेश्चंस आज प्रिपेयर कराऊंगा इसमें सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स नहीं होंगे, इसमें एक्सप्लेनेशन भी करने की मैं कोशिश करूंगा। तो आप अपना पेन एंड पेपर लेकर के बिल्कुल बैठ सकते हैं। आपको जो कुछ भी क्वेरी होगी उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट का आंसर्स मैं बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, तो आप उसको भी आप बिल्कुल आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न ही है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ म्यूचुअल फंड। मतलब यहाँ ये प्रश्न पूछ रहा है मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये जो म्यूचुअल फंड है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए चार ऑप्शन इसमें आते हैं, जनरेट हाई रिटर्न्स, इंश्योर जीरो रिस्क, अचीव कैपिटल एप्रिसिएशन ऑफ इनकम, या गारंटीड फिक्स्ड रिटर्न। अब इसमें से उत्तर क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यस करेक्ट, करेक्ट इसका आंसर है सी, अचीव फाइनेंशियल कैपिटल एप्रिसिएशन और इनकम। अब देखिए कोई भी अगर फाइनेंस रिलेटेड मैटर होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपया लगाया, कहीं भी आप लगाते हैं 100 रुपया, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका पीछे ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मेरा इस पैसे का जो रिटर्न आएगा वो मुझे बढ़ा हुआ मिले। तो ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाता है उसका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है, जो ये इन्वेस्टर्स होते हैं, कि उनको एक कैपिटल जो है उनकी उनकी जो पूंजी है वो अप्रिशिएट करे। यही इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है, या समझ है, या उत्तर है। अब आते हैं नंबर 2 पे। क्वेश्चंस देखिए नंबर 2, विच रेगुलेटरी बॉडी गवर्न्स म्यूचुअल फंड इन इंडिया। अभी देखिए ये बहुत ही इजी सवाल है, कोई भी जो अपियर हो रहा है स्टूडेंट वो बिल्कुल आसान से समझ सकता है। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज बी, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब जैसा हम जानते हैं कि भाई ये गवर्न मतलब होता है, गवर्न आपको बता दूं कि ये इसका देख रेख कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है। अगर इसमें कोई भी कंपनी हो गई या फिर जो इस कैपिटल मार्केट से जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी तरह से कस्टमर को सेवा अगर दे रहे हैं, चाहे वो सेलिंग के रूप में दे रहे हैं, चाहे ऑपरेशंस के रूप में दे रहे हैं, किसी भी तरह से देखिए कस्टमर का पैसा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी सेबी ही है। सेबी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मैं जैसे भी आपको पहले भी बता चुका हूँ, और इसका काम ही है कि कोई भी इसमें गलत काम ताकि इन्वेस्टर के साथ ना हो जाए, इसके लिए उसको देख रेख करता है। आप देखते हो कि बहुत सारे न्यूज़ में ये सब आता है कि सेबी ने इसको फाइन किया, इतने सारे चीजें हो गई, और यहाँ फ्रॉड पकड़ा गया, ये सारे कंपनी की डीलिस्टिंग हो जा रही है, तो ये सब सारे कंट्रोल करती है सेबी। तीसरा प्रश्न देखिए, व्हाट इज द मिनिमम टेन्योर फॉर अ क्लोज एंडेड फंड। मतलब ये पूछ रहा है कि कितना कम अवधि का क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होता है। अब क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, 1 साल, 3 साल, 5 साल और या नो मिनिमम टेन्योर। तो इसमें देखिए क्लोज एंडेड फंड का आपको देखिए समझ में आ रहा है कि क्लोज एंडेड मतलब कुछ ना कुछ बंद रिलेटेड मैटर है, या ऐसे फंड्स होते हैं जहां पे आपका अगर कोई इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो उसके लिए एक आपका एक निर्दिष्ट समय सीमा होगा। जैसे आप एफडी इन्वेस्ट करते हैं कि भाई अगर मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या 3 साल के लिए या 7 साल के लिए, तो एक आपका एक रोक दिया जाता है फंड को, ठीक है। तो ये आपका ग्राहक और बैंक के रूप में होता है, ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी होता है।
तो इसमें क्लोज एनवेलप आपको एक फिक्स टेन्योर दी जाती है, इसके पहले आप पैसा नहीं, तो ये कितना होता है? ये 3 साल से 5 साल का एक अवधि होता है, जिसमें आप क्लोज एंडेड फंड के द्वारा आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसमें आपको समय सीमा होता है कि इसके पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। Question number 4, which type of mutual fund invest primarily in equities? Equities market में कौन-कौन से म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं? डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड, इक्विटी या मनी मार्केट? तो देखिए इसके प्रश्न में ही उत्तर भी है। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए सी, इक्विटी फंड। अब इक्विटी फंड क्या होता है? जनरली जो भी स्टॉक्स से रिलेटेड मैटर होते हैं या स्टॉक्स को प्रेडोमिनेटली इन्वेस्टमेंट होती है, वहां पे इक्विटी कब आ जाती है। अब स्टॉक्स का मतलब क्या समझ आ जाए? स्टॉक्स मतलब देखिए जैसे कि आप कोई भी अगर बिजनेस करते हैं तो आप जैसे मेडिसिन का काम करते हैं तो आपके लिए स्टॉक क्या हुआ? मेडिसिन हो गया। आप अगर कपड़ा बेचते हैं तो कपड़ा आपके लिए स्टॉक हो गया। इसी तरह से जो कंपनीज हैं वो अपना जो शेयर्स हैं या कोई भी चीज अगर बेचती हैं तो उसको हम स्टॉक्स के रूप में बोलते हैं। ठीक है? इतना ज़्यादा आपको टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक्स मतलब ये हो गया कि आपको जो शेयर्स वो बेचा जा रहा है, वो आपको सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो उसको हम स्टॉक्स बोलेंगे कि भई इक्विटी में स्टॉक्स हो गया, भई स्टॉक पे लगाते हैं पैसा कि भई अपना हम उसकी सेल कैसी हो रही है, उसकी कंपनी की ग्रोथ कैसी हो रही है। तो वो ये बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है इक्विटी तो यहाँ पे आपका प्राइमरी जो इक्विटीज़ होती हैं उसमें इक्विटी फंड। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द लोड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यूचुअल फंड? मतलब ये लोड का क्या मतलब होता है म्यूचुअल फंड में? ऑप्शंस देखिए क्या क्या है? अ फी चार्ज बाय द गवर्नमेंट, अ फी चार्ज बाय द म्यूचुअल फंड टू कवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अ फी चार्ज्ड टू इन्वेस्टर्स व्हेन बाइंग और सेलिंग म्यूचुअल फंड्स, या अ फी पेड टू द फंड मैनेजर। अब इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताइए। Yes, the correct answer is C. A fee charged to investors when buying or selling mutual funds. अब ये थोड़ा सा लोड के बारे में बता देता हूँ। लोड कुछ नहीं है, एक सिंपल सा समझ लीजिए, एक कमीशन है। एक कमीशन चार्ज किया जाता है जब भी आप या इन्वेस्टर, है ना, आप यहाँ पे इन्वेस्टर होते हैं, कभी भी वो खरीद या बिक्री करेगा म्यूचुअल फंड्स को, तो उस पे एक लोड चार्ज होता है। इसी तो कौन देगा ये चार्ज? तो इन्वेस्टर ही देगा, क्योंकि वही खरीद बिक्री कर रहा है। राइट। सो फाइनेंशियल मार्केट में जैसे मान लीजिए ब्रोकर्स होते हैं या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, है ना, तो ये इस तरह का कोई भी अगर म्यूचुअल फंड का सेल्स एंड एक तो इंटरमीडियरीज होते हैं बहुत सारे जो जो कि इसको बताते हैं कि भाई हाँ आप इसको सेल करिए या परचेज करिए या फिर बाई करिए या फिर इन्वेस्टर खुद भी सेल करे तो उसको एक लोड चार्ज की जाती है, तो एक फी है एक तरह का। देखिए अब समझते हैं कि क्वेश्चन 6 क्या है। क्वेश्चन 6 है, क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान? मतलब एसआईपी के बारे में ये सवाल पूछ रहा है आपको कि इन चारों में से क्या ऑप्शन सही है। इट इज अ lump sum investment, it involves investing a fixed amount at a regular interval, C, it is suitable only for high risk investors, या D, it has no lock in period। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी, इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग अ फिक्स्ड अमाउंट एट अ रेगुलर इंटरवल। देखिए एसआईपी को थोड़ा सा मैं आराम से या जल्दी से समझा देता हूँ। एसआईपी एक सिमिलर इन्वेस्टमेंट टूल है, जैसा कि आप सुनते हो कि भाई आरडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बैंकिंग का प्रोडक्ट है। तो एफडी में क्या होता है, एक लमसम पैसा जाता है, एक मुश्त राशि जाती है, एक फिक्स्ड अमाउंट जाता है और आपको वो पैसा एक बार में बैंक में जमा कर देना होता है। उसके बाद आपको उसके एक मैच्योरिटी के समय आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बस आपका प्रिंसिपल मिल जाता है। आरडी में क्या होता है, एक हर महीने आप एक पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट के आरडी के अकाउंट में जमा होता है। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी एक लमसम का भी ऑप्शन होता है और एसआईपी भी होती है। एसआईपी का भी जो पैसा है वो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। अगर आप बिल्कुल नौकरी पेशा लोग हैं या फिर छोटा छोटा पैसा आप जमा करना चाहते हैं, मान लीजिए 5 साल 10 साल 20 साल के लिए आपका समय है, तो एसआईपी के द्वारा आप करोड़पति भी बन सकते हैं।
इसका भी मैं अलग से वीडियो एक दिन बनाऊंगा जहां आपको समझाना होगा कि भाई हाँ, एसआईपी के द्वारा भी हम कैसे करोड़पति बनते हैं। समझते हैं क्वेश्चन 7 को। क्वेश्चन 7 क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रोल ऑफ एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एएमसी इन म्यूचुअल फंड? अब चार ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। प्रोवाइड लोन टू द इन्वेस्टर्स, टू मार्केट म्यूचुअल फंड स्कीम्स, टू मैनेज द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एंड ऑपरेशंस, या डी टू रेगुलेट द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। अब इसका सही सवाल का उत्तर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज सी, टू मैनेज द म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो एंड ऑपरेशंस। अब देखिए, मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था, एएमसीज जो होते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, और इसके जो इन्वेस्टर्स होते हैं इन कंपनीज में, जो पैसा लगाते हैं उस फंड में, उस म्यूचुअल फंड में, तो उस फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स होते हैं। वो एएमसीज का मुख्य काम क्या है कि ये जो पैसा लगा हुआ है इसको कहाँ लगाया जाए, इस फंड के पोर्टफोलियो को। जैसे मान लीजिए बहुत अलग अलग तरह के, अब जैसे शेयर मार्केट में आप अगर पैसा लगाते हैं तो कोई भी एक ही स्टॉक पे पैसा लगे, चाहे इंडियन ऑयल खरीदा आपने, चाहे वो अपने इन्फोसिस खरीदा, चाहे अपने माइक्रोसॉफ्ट खरीदा, या कोई भी स्टॉक्स खरीदा आपने। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक फंड को अंतर्गत ही बहुत सारा चीज होता है। तो उसके अंदर भी आप अगर पोर्टफोलियो जो होती है उसको, पैसा को कैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करें ताकि इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न मिले, उनका पैसा डूबे नहीं, या फिर उनके ऑपरेशंस कैसे कैसे की जाए, ये सारा का सारा काम जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज करती हैं। क्वेश्चन 8 आ गया। व्हाट डज द एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, रिप्रेजेंट इन म्यूचुअल फंड? द टोटल एसेट्स ऑफ द फंड, या द वैल्यू ऑफ द सिंगल म्यूचुअल फंड यूनिट, या द टोटल इनकम जनरेटेड बाय द फंड, या द एक्सपेंस इनकर्ड बाय द फंड? इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? जल्दी फटाफट कमेंट्स करके बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज बी, द वैल्यू ऑफ अ सिंगल म्यूचुअल फंड यूनिट। अब देखिए, कोई भी इन्वेस्टर अगर म्यूचुअल फंड खरीदता है ना, तो उसको एक यूनिट्स पे इसको मिलते हैं, इसी को बोलते हैं एनएवी। सिंपल सा मतलब समझ लीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9 को समझते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान? एसडब्ल्यूपी जो म्यूचुअल फंड में प्लान होती है, उसका ये पर्पस पूछ रहा है कि क्यों या क्या होता है एसडब्ल्यूपी। तो देखिए, इसमें चार ऑप्शंस हैं। टू इन्वेस्ट अ लमसम अमाउंट, टू विड्रॉ अ फिक्स सम ऑफ अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल, या सी टू स्विच बिटवीन म्यूचुअल फंड स्कीम्स, या डी टू अवेल ऑफ टैक्स बेनिफिट। तब देखिए, एसडब्ल्यूपी को थोड़ा समझ लेते हैं। उसके पहले आप इन्वेस्टर का माइंडसेट समझिए। इन्वेस्टर हम लोग जैसे ही लोग होते हैं जिनके पास पैसा है, वो अपने अलग अलग सोच है उनका, कि कोई सोचता है कि नहीं भाई हमको 5 साल के बाद पैसा निकालना है, कोई सोचता है कि नहीं हमको 20 साल में पैसा चाहिए, कोई सोचता है कि नहीं हमको ऐसा फंड में जाए जहां मुझे रेगुलर का इनकम मिलते रहे और उसमें से पैसा मुझे मिलता रहे, मैं निकाल सकूं। तो इसका सही जो आंसर है ये है बी, टू विड्रॉ अ फिक्स सम एट रेगुलर इंटरवल्स। तो एसडब्ल्यू के अंतर्गत यही स्कीम लागू होती है। आते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको हम लोग कॉमनली एसआईपी बोलते हैं। ऑप्शंस क्या है? ए 100, बी 1000, सी 5000 एंड डी 500। अब इस प्रश्न का मतलब ये है कि हम अगर, या इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है एसआईपी के द्वारा, तो उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है डी, 500। तो आप अगर इन्वेस्टर हैं जो छोटे छोटे अमाउंट में पैसा जमा करना चाहते हैं, तो ये एसआईपी के द्वारा आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 है। मैं तो बिल्कुल ये गाइड करूंगा कि अगर आप न्यूली जॉब आपको मिली है, या फिर सैलरी होल्डर हैं, या फिर आपके पास अगर रेगुलर बेसिस पे आप अगर अपना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी करते हैं, तो भी आप एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करिए। एसआईपी में ये पावर है कि आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल में, लेकिन हाँ, अगर फंड को चूज करना पड़ेगा सही, तो आप बिल्कुल, इसमें ऐसा भी ऑप्शन है कि आप अपना पूरा
कोई भी अगर आपका ड्रीम है तो वो पूरा कर सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के आगे तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड कैरीज अ हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क। अब देखिए, रिस्क मतलब सिंपल आपको बता दूं, रिस्क मतलब होता है खतरा। अब किस तरह के म्यूचुअल फंड्स में सबसे ज्यादा खतरा होता है। अब देखिए, अगर ये सब चीज अगर आप नहीं जानते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर फिनेंशियल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि कस्टमर का पैसा को लेकर के आप अ, उसको गाइडेंस दीजिएगा, तो आपको ये चीजें का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा से होना चाहिए। एग्जाम पर्पस के लिए भी होना चाहिए और आपको ऐसे भी नॉर्मली भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चार ऑप्शन है, इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड और मनी मार्केट फंड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए, इक्विटी फंड्स। देखिए, मैं आपको जैसे बताया कि अलग अलग इन्वेस्टर्स भी होंगे। अब अगर इन्वेस्टर्स बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा फंड चाहिए जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन मुझे रिस्क की परवाह नहीं है, तो भैया हाई रिस्क भी है, हाई रिटर्न भी है। तो म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में ऐसा स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन टैक्स सेविंग ईएलएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड, जिसको बोलते हैं। अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या बोल रहा है, हाई लिक्विडिटी, शॉर्ट लॉक इन पीरियड, गारंटीड रिटर्न एंड टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है आंसर डी, जो जिसका मीनिंग है टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C। अब 80C क्या होता है, आप जैसे देखोगे, आप जैसे जो भी नौकरी पेशा लोग होते हैं, उनको टैक्स बचाने का भी एक ऑप्शन होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और उसका ये ऑप्शन आप अगर अपने कंपनी में या अपने जहाँ रोजगार करते हैं, जहाँ जॉब करते हैं, अगर वो दिखाना चाहते हैं, तो इस फंड में वो इन्वेस्टमेंट भी हो गया और वो एलएसएस के स्कीम के द्वारा आप अपना अपने टैक्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। यही वो इस प्रश्न में पूछ रहा है या बोल रहा है। 13 पे आ जाते हैं। इन म्यूचुअल फंड व्हाट डज टर्म एग्जिट लोड रेफर टू। मैंने म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड का मीनिंग क्या होता है, ये पूछ रहा है। ए, द फी चार्ज फॉर एंटरिंग द फंड, बी, द फी चार्ज फॉर स्विचिंग बिटवीन स्कीम्स, सी, द फी चार्ज व्हेन redeeming units before a specified period, या डी, a fee paid to the fund manager। अब देखिए, एग्जिट लोड का सिंपल सा मीनिंग आपको मैं बता देता हूँ, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जिट मतलब क्या होता है, आप देखा होगा लिफ्ट में या कहीं भी सिनेमा हॉल में जाते हो, एग्जिट का बोर्ड लिखा रहता है कि यहाँ से एग्जिट करिए। लिफ्ट में जाएंगे तो भाई ये एंट्री है, ये एग्जिट है, ये आप देखते होंगे। एग्जिट का मतलब है निकल जाना। अगर कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर किसी फंड में पैसा लगाया है, तो बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिसमें आप पैसा रख तो सकते हैं, लेकिन निकाल नहीं सकते। निकाल मतलब, अब आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक कोई निर्दिष्ट सीमा होगी। जैसे एफडी में आप 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए करते हैं, उसी तरह बहुत सारे म्यूचुअल फंड के स्कीम्स हैं जहां पे आपको एग्जिट लोड होती है। तो एग्जिट लोड का मतलब कुछ नहीं है, एग्जिट लोड का सिंपल मीनिंग है कि आप मतलब इन्वेस्टर को एक पैसा या चार्ज देना पड़ता है। ये जनरली 1 से 2% का होता है, कि जैसे ही अगर वो एग्जिट लोड मतलब पैसा अगर निकालता है म्यूचुअल फंड कस्टमर, तो आपको उसको ये पैसा देना पड़ता है। ये इसी का मीनिंग है एग्जिट लोड। अब आ जाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फंड मैनेजर्स रोल इन म्यूचुअल फंड। फंड मैनेजर का रोल क्या है। ऑप्शंस क्या क्या है, टू मार्केट द फंड स्कीम, टू प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट, to manage the fund's portfolio and make investment decisions, D, to handle legal compliance। अब इसमें क्या आंसर होगा बताइए फटाफट कमेंट करके। Yes, the correct answer is C, to manage the fund's portfolio and make investment decisions। अब देखिए, ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, जो पैसा इन्वेस्टर्स लगा रखते हैं कि भाई ठीक है, आप शेयर्स में लगाएंगे तो शेयर्स में पैसा लगाते हैं, तो आपके पास आप ही खुद फंड मैनेजर है, आप ही खुद जानते हैं, आप सब कुछ है। किसी को पूछ के लगाएंगे तो अगर कुछ हो गया तो वो बोलेगा कि नहीं, हमारा क्या था, आपको तो मैंने बताया था, ये है वो है।
म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क डाइवर्सिफाइड है, मतलब थोड़ा रिस्क रिस्क तो है बट थोड़ा सा कम है। तो ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपका जो पोर्टफोलियो होता है म्यूचुअल फंड का उसको मैनेज करते हैं, चाहे वो पैसा को लेकर के कहाँ लगाया जाए या इन्वेस्टमेंट का डिसीजंस किधर किधर किया जाए, ताकि उसके जो इन्वेस्टर्स हैं जो जिन्होंने पैसा इसमें लगाया है उनको एक अच्छी रिटर्न मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट प्लान एंड अ रेगुलर प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड? ऑप्शंस क्या देखिए, एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न्स, लॉक इन पीरियड या फंड ऑब्जेक्टिव। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से फटाफट बताइए कमेंट करके। यस, करेक्ट आंसर इज ए, एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो का मीनिंग थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए डायरेक्ट प्लान्स में ऑलवेज जो फंड आप डायरेक्ट खरीदते हैं, है ना, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से, उसका आपका एक्सपेंस रेशियो का डिस्ट्रीब्यूटर से होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना कमीशन लेता है, ठीक है ना, तो इसमें आपको थोड़ा सा रेशियो कम हो जाती है, एक्सपेंस रेशियो, इसी का ये मीनिंग बोल रहा है। अब आते हैं 16 पे, व्हाट इज द डिविडेंड ऑप्शन इन म्यूचुअल फंड? ए, अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, a method of receiving returns from the fund या a fund expense ratio। इसका सही सवाल का उत्तर क्या होगा? एक्सपेंस, फटाफट बताइए। सी, a method of receiving return from the fund। तो अभी एक एक्सप्लेनेशन का बता देता हूँ क्या होगा। डिविडेंड, डिविडेंड देखिए एक आपको हर, मैं बताया जैसे कि आपको इन्वेस्टर क्या होना है, हर पूंजी के पास, हर पूंजीपति के पास एक सोच होती है कि उसका पैसा का रिटर्न क्या आएगा। तो डिविडेंड ऑप्शन में क्या होता है कि आपको उसको एक निरंतर एक इनकम या प्रॉफिट सोच लीजिए, एक उसके फंड से मिलता रहता है, इसी को बोलते हैं डिविडेंड। क्वेश्चन 17, व्हाट इज द केवाईसी प्रोसेस इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग? मतलब केवाईसी का प्रोसेस या केवाईसी क्या होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, इसलिए पूछ रहा है। अब ऑप्शन देखिए, अ प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग फंड परफॉर्मेंस, अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टर्स एंड प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, a process of calculating NAV या a process of issuing dividends। इसमें चारों ऑप्शंस में कौन सा सही लग रहा है? तो जो भैया ये बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से है वो तो बिल्कुल बता देंगे। ऑप्शन है करेक्ट बी, अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टर्स एंड प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि सेबी ही सारा कुछ कंट्रोल करता है। अभी देखिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग सिंपल सा मीनिंग आपको बता देता हूँ, काला धन को सफेद करना। अगर आपके पास पैसा है, आप अगर कहीं ऐसा लगा दिया बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में कि आपका पैसा व्हाइट होके आ जाएगा, तो आपको फिर आपके ऊपर कोई भी शिकंजा नहीं कसेगा। तो इसीलिए प्रॉपर केवाईसी की जाती है कि भाई कस्टमर को जाना जाए, नो योर कस्टमर। केवाईसी का भी कुछ एक्सप्लेनेशन में आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे स्पेशली बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में जो बच्चे जा रहे हैं उनको प्रॉपर केवाईसी की meaning- देखिए केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रिटिकल भी है। अभी इतना समय नहीं है तो मैं आपको हल्का सा बता दिया, बट आने वाले वीडियोस में मैं आपको केवाईसी लेकर भी एक अलग टॉपिक बनाऊंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क एसोसिएटेड विद डेब्ट म्यूचुअल फंड? ऑप्शंस देखिए क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज, बताइए क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज सी, क्रेडिट रिस्क। अब डेब्ट फंड में क्या होता है, क्रेडिट रिस्क थोड़ा सा विच इज, क्या बोलते हैं इसको कि एक डिफॉल्ट होता है, तो रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होती है। तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की जाती है इसमें, या फिर गवर्नमेंट में, तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं, तो उसमें क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड होता है। तो थोड़ा सा प्राइमरी रिस्क एसोसिएटेड होते हैं इसमें। Question 19. What is the folio number in context of mutual fund? Investor identification number, the fund registration number, the unique identifier for mutual fund investor, या डी, फंड यूनिक कोड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। देखिए एक ही प्रश्न को यहाँ पे बार बार घुमा घुमा के पूछ रहा है। अब बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या पूछना क्या चाहता है। मैं आपको देखिए मीनिंग के साथ बताता हूँ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर क्या होगा बताइए? यस, द करेक्ट आंसर इज सी, a unique identifier for mutual fund investor।
आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिफायर का मतलब जिससे उसको पहचाना जा सके। तो जो इन्वेस्टर है उसको म्यूचुअल फंड कंपनीज उसको कैसे पहचानेगी कि कौन 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 कितना लिया है? तो इसका एक फोलियो नंबर दे दिया जाता है, वही है फोलियो नंबर। एक सीरियल नंबर जैसे होता है, जैसे आप कोई एम्प्लॉय है तो आपका एक आईडी कार्ड होती है, तो कोई भी एम्प्लॉयर कैसे पहचानेगा आपको? आईडी कार्ड से पहचानेगा। आपका एम्प्लॉयर आईडी नंबर होती है। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी जो इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनका ये एक फोलियो नंबर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं 20। Which of the following investment has the potential to offer highest return? मतलब ऐसे कौन से फंड हैं जहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न दिया जाए? रिटर्न का मतलब होता है वही पैसा लगाने के बाद जो पैसा मतलब पूंजी लगाया, मान लीजिए 1 लाख रुपया आपने लगाया, 1 लाख का रिटर्न क्या आएगा? मतलब उसका वापसी क्या होगी? पूंजी तो रहेगी प्लस मुझे कितनी कमाई होगी, तो उसको बोलते हैं रिटर्न। चारों ऑप्शंस में देखिए क्या करेक्ट आंसर है? इक्विटी, सी नंबर। तो जो सी ऑप्शन है ये इसमें आपका इक्विटी फंड, म्यूचुअल फंड जो है इसमें आपका सबसे हाईएस्ट रिटर्न होता है, इसीलिए लोग सबसे ज्यादा इसमें पैसा भी लगाते हैं। देखिए एक तरफ से रिस्क भी है, एक तरफ से रिटर्न भी है। क्वेश्चन 21, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो? वैसे पूछ रहा है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है कि पैसा एक जगह नहीं अलग अलग जगह पे लगाया जाता है। देखिए अगर आप एक जगह पैसा लगाएंगे तो रिस्क ज्यादा है कि पैसा कहीं डूब ना जाए, तो फंड्स को डाइवर्सिफाई किया जाता है कि एक ही पैसा हमें एक ही जगह नहीं लगाया जाता है। तो इसमें चारों ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन सही होगा बताइए? चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन है आपका सी, रिड्यूस रिस्क। तो जब अगर आपका फंड अलग अलग जगह पे लगा होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो रिस्क है वो कम होता है। जैसे मान लीजिए आपका स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, कमोडिटीज में, कैश में, या फिर आपका ईटीएफ में, इस जगह अगर पैसा लगा के रखते हैं तो हर इन्वेस्टमेंट के जो टूल होते हैं उसके अलग अलग रिस्क फैक्टर्स होते हैं। 22, which type of mutual fund can provide a steady stream of income to investor? इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा स्रोत है जहां पे इन्वेस्टर को एक रेगुलर इनकम मिलता रहे? इसमें कौन सा ऐसा फंड है? इक्विटी, हाइब्रिड, डेब्ट या मनी मार्केट? इसमें सही आंसर क्या होगा बताइए? तो सही आंसर इज सी, डेब्ट फंड। सो डेब्ट फंड जो है इसमें प्राइमरीली क्या होती है, एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एक रेगुलर इनकम के हिसाब से दी जाती है, और इसमें आपका जो है स्टेडी इनकम होती है। तो जो जो लोग एक स्टेडी इनकम चाहते हैं, जो लोग मतलब जो इन्वेस्टर्स, उनको इस तरह के फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कराइए। 23, व्हाट इज फंड्स अल्फा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यूचुअल फंड? अब यहाँ पूछ रहा है कि फंड्स अल्फा क्या होता है? ए, द फर्स्ट लेटर ऑफ फंड नेम, the measure of fund managers skill in generating return, a type of load charged to the investor, या fund benchmark index? I mean चारों में से ऑप्शंस कौन सा है? The correct option is B, the measure of the fund manager's skill in generating return। मतलब उस जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनकी उसकी एक प्रतिभा होती है, उसकी एबिलिटी है कि भाई कितना इनकम जनरेट करेगा एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड, मतलब जा करके भाई अब कोई बोलता है कि 10% तो भाई हम 12%, 15% कि 23% कि 20%, कितना फंड इसमें कहाँ से जनरेशन इनकम होगा हो सकता है? तो ये अल्फा के द्वारा ये सब चीज होती है। What is the primary purpose of SID? क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इन म्यूचुअल फंड। अब ये थोड़ा सा अगेन बहुत इजी भी सवाल है, और जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए बहुत ट्रिकी हो जाएगा। ऑप्शंस क्या क्या देखिए, to advertise the mutual fund, to provide information on current NAV, to offer investment advice, या D, to provide detailed information about the mutual fund scheme। अब देखिए आप अगर पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपने जो आप मतलब इन्वेस्टर, यहाँ पे आपको उसका पूरा ब्यौरा दिया जाता है। तो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो होती है म्यूचुअल फंड में, वो पूरा का पूरा ब्यौरा देती है, पूरा का पूरा डिटेल देती है। आप अगर किसी भी गूगल साइट साइट पे भी जाके आप सर्च करेंगे कि एसआईटी का एक आपको फॉर्मेट दिख जाएगा
जहां पे आपको एक डिटेल उस पोर्टफोलियो का, उस फंड का, कि पैसा आपका कहाँ कहाँ लगा है, किसका फंड का नाम क्या है, पूरा डिटेल आपका होता है, ताकि इन्वेस्टर अच्छे से चीजों को समझ पाए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा डी। चलिए आगे चलते हैं। 25, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ फिक्स मैच्योरिटी प्लान, और एफएमपी बोलते हैं। तो 1 ईयर, 5 ईयर, अंटिल द इन्वेस्टर रिटायरमेंट, या फिर फिक्स्ड ड्यूरेशन स्पेसिफाइड इन द स्कीम। अब देखिए, जैसे कैपिटल मार्केट मतलब पैसा का लेन देन हो रहा है, तो जैसा मैंने बताया आपको कि इन्वेस्टर भी अलग अलग तरीके का होगा। तो कोई भी चाहेगा कि नहीं मेरा 5 साल तक पैसा रख दो, कोई बोलेगा कि नहीं मेरा जल्दी निकाल लो, मुझे ऐसा रखना नहीं पैसा। तो अलग अलग बहुत सारे प्लान्स हैं। तो एफएमपी जो होता है ना, वो इसकी फिक्स ड्यूरेशन होती है, ठीक है ना। इसका ये पूछ रहा है कि आपका कौन से ऐसे प्लान में, तो एफएमपी में ही फिक्स ड्यूरेशन होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो होगा, या करेक्ट आंसर इसका है डी। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26, which type of mutual fund scheme has a lock-in period of 15 years? 15 साल के लिए कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉक इन पीरियड है, मतलब लॉक हो जाता है म्यूचुअल फंड, आपको पैसा अगर डालें तो उतना दिन। देखिए, ये थोड़ा सा मैंने जानबूझ के इस तरह का सवाल आपको पूछा है ताकि आप कंफ्यूज हों। तो ईएलएसएस जो ऑप्शंस होती हैं लॉक इन पीरियड, जहाँ पे आपका ये होता है, लेकिन हाँ इसमें कितना होता है, 3 इयर्स, 15 साल के लिए नहीं होता है। Question number 27. What is the purpose of a nominee in mutual fund investment? To provide investment advice, to handle legal matter, या to receive the benefit of the investment in case of investors demise, या D to calculate the funds NAV। ये चारों ऑप्शंस में से कौन होगा? देखिए, मेरे जो बैंकर स्टूडेंट होंगे या फाइनेंस इंडस्ट्री तो बिल्कुल समझ जाएंगे कि नॉमिनी का मतलब क्या होता है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। Yes, the correct answer is C, to receive the benefit of the investment in case of investors demise। देखिए, डिमाइस का मतलब सीधा होता है कि वो इंसान जो, या इन्वेस्टर जो पैसा लगा रखा है, वो इस दुनिया में नहीं रहा, मतलब उसकी डेथ के बाद। सो उसके जो नॉमिनी होते हैं, मतलब उसका जो परिवार होगा, या फिर कोई भी उसके जो निकटतम संबंधी होंगे जिनको वो नॉमिनेट करके रखा होगा कि मेरे मरने के बाद ये पैसा इसको मिल जाए, उसको बोलते हैं नॉमिनी। सिंपल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। अब आते हैं आगे। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। अब देखिए, ये बहुत इजी सवाल है। यहाँ पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा म्यूचुअल फंड नहीं है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड में सामने आगे लिखा हुआ है फंड फंड फंड, ए में भी लिखा हुआ है, सी में भी लिखा हुआ है, डी में भी लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नहीं लिखा है बी में। इसका सही उत्तर होगा फिक्स डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट जो है बैंक का प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट नहीं है। 29, व्हाट इज एसआईपी डेट। एसआईपी डेट क्या होती है? अब देखिए, जैसे इसको समझने के लिए पहले ऑप्शंस तो देख रहे हैं आप, मैं आपको पहले थोड़ा समझा दूं। जैसे आप ईएमआई की डेट होती है, क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट होता है, फोन का पेमेंट का ड्यू डेट होता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है पैसा, तो इसका पैसा निकलने का भी एक डेट होता है। कहाँ से निकलेगा? उसके बैंक अकाउंट से निकलेगा। कितने का निकलेगा? कि जैसा उसने एसआईपी कर रखा हो, कोई 500 का करेगा, कोई 1000 का करेगा, कोई 2000 का करेगा, कोई 5000 का कर रखता है, जैसी जिसकी श्रद्धा। तो ये एसआईपी का जो डेट होता है वही डेट होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शंस क्या होंगे? सी, द डेट व्हेन एसआईपी कंट्रीब्यूशंस आर डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर्स बैंक अकाउंट। ओके, समझ में आ रहा है? गुड। अभी देखिए तीसरा सवाल, और ये आखिरी सवाल है। इन अ म्यूचुअल फंड, व्हाट डज द टर्म पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो मेजर। म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या मेजर करता है, मतलब क्या दर्शाता है? अ नंबर ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स जॉइनिंग द फंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस इन द फंड बेंचमार्क, या हाउ ऑफन द फंड buys and sells securities within its portfolio, या D, the fund's ability to maintain steady NAV। क्या होगा बताइए करेक्ट आंसर इसका? करेक्ट आंसर इज सी, हाउ ऑफन द फंड बाइज एंड सेल सिक्योरिटीज विद इन इट्स पोर्ट, मतलब उसके पोर्टफोलियो में कितनी बार खरीद या बिक्री हुई है इस फंड की,
वो ये दर्शाता है, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। चलिए, और हम लोग आ गए हैं अपने वीडियो के अंत में, पड़ाव में। सो यहाँ तक बने रहने के लिए आपको सबसे पहले बहुत-बहुत थैंक यू। और NISM 5A के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको आज हो सकता है मैंने कुछ अलग सा कुछ इनपुट दिया और उनको एक्सप्लेनेशन के द्वारा ये समझाने की कोशिश की कि हाँ, म्यूचुअल फंड का जो एग्ज़ाम है वो भी इतना ट्रिकी नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, कुछ आपको टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, जिससे आपको समझने में और आसान भाषाओं में आपको समझाया जा सके। देखिए, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आपके समझाने वाले लोग होंगे, जिनको समझ में आता है, जो एग्ज़ाम पास करके गए हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हैं। लेकिन आप अगर न्यूली एस्पिरेंट्स हैं और आप नया-नया चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो मेरा ये इस चैनल का मैंने आपको पहले भी उद्देश्य बता रखा है। इस चैनल का सिर्फ़ और सिर्फ़ उद्देश्य है कि फाइनेंस की जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उसको बहुत आसान शब्दों में मैं कैसे अपने स्टूडेंट्स को बताऊँ। यही मेरा बेसिक एजेंडा है इस चैनल का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के बैंकिंग फाइनेंस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करते रहिए ताकि दूसरे को भी फायदा मिले। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस में और आगे भी बनाता रहूं या फिर किसी और तरह के वीडियोस भी आप अगर देना चाहते हैं या आप अगर टॉपिक में अगर मुझे कमेंट्स में बताएं तो मुझे आसानी होगी समझने की कि मेरे जो व्यूअर्स हैं मेरे चैनल के या फिर मेरे स्टूडेंट्स हैं किस तरह के वीडियोस या टॉपिक देखना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आई नो कि थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है बट अगेन क्या कर सकते हैं, कुछ 30 क्वेश्चन से बिना कॉन्सेप्ट समझाए अगर मैं आपको आगे छोड़ देता हूँ तो फिर मैं भी वही गलती कर रहा हूँ जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो मेरा ये उद्देश्य नहीं है, मेरा ये उद्देश्य है कि मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल इस वीडियो को देखें, समझें और अपने एग्जाम्स के लिए भी अपने आप को तैयार करें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल कमेंट्स में बिल्कुल बताइए और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए वेट करिए। थैंक यू, बाय बाय।